हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फिजिक्स का काइनेमेटिक्स पार्ट 2 सेट 2 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। ये हमारे 10,000 MCU कोर्स है, जो हमारा पेड कोर्स है उसका एक पार्ट है। तो चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स मेरे आते हैं। स्टडी आई क्यू ऐप के ऊपर आपके अवेलेबल हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द बॉल बियरिंग इन ए व्हील इज, जो बॉल बियरिंग होती हैं ये वाली, ठीक है, इसका व्हील के अंदर क्या आपका फंक्शन होता है। देखिए, एक एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो बॉल बियरिंग होते हैं ये क्या करते हैं, एक आपका रोलिंग एलिमेंट है। क्या है ये? एक आपका रोलिंग एलिमेंट देखने को आपको मिलता है, ठीक है, रोलिंग एलिमेंट है। और ये क्या करता है, ये बॉल्स को यूज़ करता है, जो ये बॉल्स हैं इनको यूज़ करता है और प्रॉपर तरीके से जो बीच में जो आपका बेयरिंग रेसेस होती हैं उनके अंदर जो है सेपरेशन करने में आपको हेल्प करता है। और प्लस ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्या चीज़, रोटेशनल फ्रिक्शन। रोटेशनल फ्रिक्शन को आपका क्या कर देगा, ये कम कर देगा। जब रोटेशनल फ्रिक्शन को आपका कम करेगा, जब रोटेशन पावर यहाँ पे जो कम हो जाएगी, और साथ के साथ सपोर्ट करेगा जो आपकी एक्सियल पावर होती हैं ये वाली, और रेडियल लोड्स को जो है आपका सपोर्ट करेगा। और बॉल बेयरिंग जो है एक्चुअली रिड्यूस कर क्या कर देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन को रिड्यूस तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ ये कैसे ये जो इसके अंदर बॉल्स होती हैं वो फ्रीली मूव कर देती हैं। बीच के अंदर जो बॉल्स होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। और एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है इनर और आउटर सरफेस के बीच में वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा। सो आंसर इसमें क्या बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोलिंग मोशन में, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका, जो मोशन में फ्रिक्शन था आपका, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर इसमें क्या बनने वाला है, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। जब आपकी कांस्टेंट स्पीड की बात आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, पहली बात तो आपको बात करते हैं स्पीड के बराबर। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ये सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। अगर हम स्पीड को ही कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगी। कैसे कि जो आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस आपका कवर करता चला जाएगा, ये सारा का सारा। तो इसीलिए ये क्या बनेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ बनेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर सपोज करो और देखिए, जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये पता चल गया कि हाँ, आपका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन देखने को आपको मिलता है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो है कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी, वेरिंग स्पीड होगी, जिसके कारण जो है आपका वो जो कर्व है वो क्या मतलब कैसे ग्राफ कैसे बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो आपका मास का प्रोडक्ट और प्लस जितना भी उसका डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब दो बॉडीज़ के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा एक्सिस का, वो भी इसका मल्टीप्लिकेशन देखने को आपको मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एम मास है और इसका रेडियस आर है और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो हमेशा इस चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मींस आप यहां पे पेपर में आपको शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी भी आ सकता है, तो वो भी आप सही कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब डेंसिटी एंड शेप एंड साइज, एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा बी। सो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, बाकी मास और रेडियस के ऊपर, मास और रेडियस प्लस एक्सिस ऑफ रोटेशन, डेंसिटी, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू। इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स होता है आपका कि जो आपका इम्पल्स होता है वो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, मतलब एफ इंटू टी देखने को आपको मिलता है। इम्पल्स इंटू एफ इंटू टी, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर। और एफ इंटू टी जो होता है एम इंटू ए कह देते हैं, एम ए इंटू टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप टाइम कर सकते हैं एम बी, यानी कि इम्पल्स किसके बराबर बन जाएगा, एम बी। एम बी क्या होता है, मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड पी। समय आया संवेग
जिसे हम कहते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, द चेंज इन द मोमेंटम में। हमेशा जो इंपल्स होगा इसके यूनिट भी आपके इंपल्स जैसे ही होते हैं। अगर हम इंपल्स की यूनिट की बात करता हूं तो न्यूटन सेकंड की बात करते हैं। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का होता है किलोग्राम और आपका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। क्लियर, मोमेंटम के यूनिट आपके किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं। और ये दोनों जाने के कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो न्यूटन सेकंड होता है वो किसके बराबर हो गया, आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। A sphere rolls down into the two inclined planes of a different angles but same height. It does so. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक सफियर रोल कर रहा है दो इंक्लाइन प्लेन से डिफरेंट एंगल के ऊपर लेकिन हाइट सेम है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए कभी भी जो आपकी स्पीड होती है सफियर रोल्स की वो डिपेंड नहीं करती किस चीज़ के ऊपर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर। एंगल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेविटी और हाइट जो हो गए ये आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए किसके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका रोलिंग चल रही होती है तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमेशा रिमेन्स कंजर्व रहती है, ये हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब क्या हो गया कि mgh इज इक्वल टू आपका हाफ mv स्क्वायर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहती है। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो हमेशा ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल एनर्जी आपकी सेम रह रही है, कंजर्व रह रही है, तो ये सेम स्पीड के साथ ही नीचे चल रहा होगा। ध्यान रखना अगर इक्वल हाइट्स हैं और स्पीड जो होगी वो हमेशा दोनों केसेस में सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसी एक्सेलरेशन की तरफ आता है, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का डिफरेंट होगा। ध्यान रखिए जब रोलिंग चलेगी स्पीड दोनों की सेम होगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन और टाइम जो होगा दोनों का डिफरेंट होगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। आंसर इज बी ऑप्शन। टू ओपन ए डोर इजीली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड। देखिए क्या होता है कि आपका डोर होता है घर का, ठीक है, ये डोर है, तो डोर में आपने देखा होगा यहाँ पे बीच में लगी होती है हिंज जो जहाँ से जो है वो पकड़े होते हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं तो हम यहाँ पे हमारा क्या होता है, लॉक होता है ऐसे, मतलब हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो ये हैंडल हमेशा हम कहाँ रखते हैं, अवे फ्रॉम द हिंज, ताकि ये जितना मैक्सिमम डिस्टेंस से रह सकता है उतना डिस्टेंस मैक्सिमम से हम रखेंगे। और क्यों रखेंगे, ताकि आपका जो आपका डोर है वो ईजिली ओपन हो जाए। द रीज़न इज़ कि आपकी जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि टॉर्क जो होती है वो क्या होती है, टॉर्क जो प्रोड्यूस होती है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। जब हम ओपन करते हैं डोर तभी जो है आपका हमेशा हिंज से हम हैंडल को ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं। तो अगर हम सेम फोर्स लगाएंगे हैंडल के ऊपर तो वो आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स अवे हो जाएगी हिंज के, सो जिसके कारण जो है आपकी टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अगेन आपका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अवे फ्रॉम द हिंज बनाएंगे सो इंक्रीज टॉर्क के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा। If an object moves in a circular path with a uniform dash, its motion is called uniform circular motion। जब आप यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएंगे तो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब देखिए ये स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब इसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो आपकी चेंज होती जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, अगर यहाँ पे पेपर में आया था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है सारी की सारी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब ये आपका जो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कहता तो आपका बिल्कुल सेम रहता। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। इट माइट बी एक्सेलरेटेड, इट माइट बी, इट कैन बी एक्सेलरेटेड, इट माइट बी एक्सेलरेटेड। क्लियर, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्सेलरेट हो रहा होगा, इट माइट बी एक्सेलरेटेड। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा। क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, तो ये क्या करेगा, इक्वल टाइम पे इक्वल जो है आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करता चला जाएगा, और ये किसके अंडर करेगा, एक्सेलरेशन के अंडर करेगा। बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी चेंज हो रहा है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ए बॉम्ब एट रेस्ट explode into a large number of tiny fragments, the total momentum of all the fragments। देखिए क्या होगा, क्या होता है कि जब आपका एक्सप्लोजन होता है, जो इंटरनल इंपल्स होती है,
इंटरनल इम्पल्स मैंने आपको इम्पल्स बताया है, फोर्स इनटू टाइम। इंटरनल इम्पल्स जो होती है वो क्या करती है, वो पार्ट्स को दूर फेंकने में आपको हेल्प करती है, डायरेक्शन में फेंकने में हेल्प करती है। इसमें क्या होगा कि हर ऑब्जेक्ट की जो है अपनी अपनी एक अलग अलग से मोमेंटम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इस मोमेंटम को, हर ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को, यानी कि ए ऑब्जेक्ट की मोमेंटम, बी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम, सी ऑब्जेक्ट की सभी मोमेंटम को ऐड करेंगे तो जब ये फट रहा होगा उससे पहले की मोमेंटम के बिल्कुल बराबर होगा। तो दैट मीन्स ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। जब कंजर्व रहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी टोटल मोमेंटम है वो सारी की सारी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जीरो का मतलब यहां पे ये है कि कंजर्व रह रहा है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड्स अबव द इनर एज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल टू टेक ए सेफ टर्न इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा, रोड्स वगैरह देखे होंगे, अपने घर के पास देखे होंगी, तो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे आपके कॉर्नर्स ऐसे जो रोटेशन के लिए आपका टाइम दिया होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रोटेशन के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड्स कहा जाता है। किनारे बनाए जाते हैं, बैंकिंग किनारे बनाए जाते हैं रोड्स के, ताकि जो है आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोड्यूस हो सके, जिसके कारण जो है आपका गाड़ी बाइक वगैरह मूव कर सके और आपका एक्सीडेंट ना हो सके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मोटरसाइकिल रेस देखी होगी, तो क्या करता है, जब मोटरसाइकिल रेस हो रही है तो आपका पाथ होता है, तो हमेशा आपने देखा होगा मोटरसाइकिल वाला जो कॉर्नर्स पे आके ना वो बेंड हो जाता है। वो रीजन क्या होता है बेंड होने का, ये बैंक ऑफ द रोड, ये एक तरह का बैंक ऑफ द रोड होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड, जैसे वो टेढ़ा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी व्हीकल्स के ऊपर और इजीली वो चलता चला जाएगा। तो आंसर इसमें बैंकिंग ऑफ द रोड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन याद रखना कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्व सो डैट, देखिए ये सेम आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कि हाँ इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगी वो कहाँ से आएगी आपके, हमेशा यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो ऑप्शन ही देख लो कहाँ पे है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रेन। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से जो है ये देखने को आपको मिलेगी। आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट वन। जेट इंजन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्लियर। तो ये देखिए जी, जो जेट इंजन्स हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। जेट इंजन क्या करते हैं कि जैसे वो ऊपर जा रहे होते हैं पीछे से धुआं छोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका जो है आपका लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करके रखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी और स्पीड हाई जाएगी तो पीछे के पीछे क्या करेगा, ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करने वाला है, ये प्रोड्यूस करेगा पीछे के पीछे आपकी हाई अमाउंट में जो है गैसेस को इजेक्ट करेगा, जो आपका इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम होगा और एट द एंड ग्रेट स्पीड मूवमेंट फॉरवर्ड। तो एक्चुअली लीनियर मोमेंटम जो है आपका कंजर्व रह जाएगा। आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए देखने को मिलता है। ए पायलट हैज़ टू रिलीज द बॉम्ब टू हिट ए टारगेट, कैसे, देखिए जब भी आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, जब भी वो जो बॉम्ब होता है वो पहले छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ देता है, क्या, क्योंकि जैसे ही वो क्योंकि वो ट्रेजेक्ट्री लेगा, जैसे ट्रेजेक्ट्री लेगा तो वो इतनी स्पीड होगी, हवा की स्पीड भी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लेगा, तो इसीलिए कि वो हिट हो जाए, आपके जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हिट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है कि वो सीधा मूव करता होना चाहिए एरोप्लेन, जिसके कारण वो क्या करेगा, एटम बॉम्ब हमेशा, बॉम्ब जो भी छोड़ेगा बिफोर द टारगेट, यानी कि टारगेट से पहले ही वो छोड़ देगा ताकि वो ट्रेजेक्ट्री ले लेगा और उसके ऊपर हिट कर जाएगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एथलीट रन बिफोर द लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन, जो एथलीट है वो रन करता है बिफोर द लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज, यानी कि एथलीट जो है आपका, आपने देखा होगा कि भागता आता है, वो क्यों करता है, एक्चुअली वो बिल्डअप क्या करता है, आपका फॉरवर्ड मोमेंटम को बिल्ड करता है। फॉरवर्ड मोमेंटम को जैसे ही वो बिल्ड करता है तो वो क्या करता है, फॉरवर्ड मोशन में आ जाता है, जिसके कारण जो है एक ही जगह के ऊपर वो ग्रेटर डिस्टेंस जो है कवर कर लेता है। जैसे ही वो फॉरवर्ड मोमेंटम में आया, जंप मारा और एट द एंड जो है चांस रहेगा कि वो जीत जाए। क्यों, क्योंकि उसने मोमेंटम ले लिया और प्रॉपर तरीके से जो है जंप ज़्यादा लगेगा, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ताकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन के ऊपर जो है आपकी एडवांटेज लेना चाहता है फॉरवर्ड मोमेंटम करके। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, दिस इज ए ऑप्शन। इफ द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्पीड है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेकिन चेंज हो रहा है, तो इसका क्या क्या मतलब होगा कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे सेम हो रहा होता कि सीधा चल रहा है तो आपका यूनिफॉर्म बन जाता। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
अगर रनिंग कार जो है अगर वो धीरे से अचानक से रुकी तो पैसेंजर जो होगा वो आगे के डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब आगे की तरफ झुकेगा। मतलब आपने गाड़ी में बैठते हो ना, सडनली ब्रेक लगाओ तो आप आगे की तरफ चले जाते हो। इसका रीज़न क्या है कि कार जो थी वो मोशन में थी और पैसेंजर जो है आपका रेस्ट पोजीशन के ऊपर था, लेकिन कार मोशन में थी, जैसी मोशन को स्टॉप किया तो आगे पर्सन गिरेगा। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ द मोशन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनर्शिया ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको कहते हैं। वाई डज ए कैनन रिकॉयल आफ्टर फायरिंग? जब हम कैनन को जो है रिकॉयल करते हैं, मतलब जब फायर करते हैं तो कैनन रिकॉयल क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी गोली आगे जाती है और कैनन पीछे जाती है, इसका मतलब क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आर एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फिनोमिना यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन। क्या होगा? देखिए इस वेलोसिटी टाइम में क्या होता है, अगर आप देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें स्पीड मिलती है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं तो हमें हमेशा एक्सेलरेशन मिलती है। तो क्या करता है एक्सेलरेशन में, क्या बताता है वेलोसिटी टाइम में? एक्सेलरेशन कैसे बताता है कि रेशियो ऑफ द चेंज इन द वाई एक्सिस अपॉन द जो एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को जो है आपकी किसके बराबर आ गया? आपका स्लोप के। और स्लोप जो भी होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वाई क्या है? आपकी वेलोसिटी, और एक्स क्या है? टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड के यूनिट कौन से नहीं है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर पर आवर हम नहीं कह सकते। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। ए मेटल बॉल एंड ए रबर बॉल हैव ए सेम मास, और हमने उसको हिट किया सेम वेलोसिटी से, लेकिन जो रबर बॉल है वो रीबाउंड कर गई, लेकिन मेटल बॉल रिबाउंड नहीं करी। इसका मतलब क्या है? अब क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं। सपोज करो कि ये कुछ आपकी जो है बॉल है, तो हमने रबर बॉल को हिट किया, ठीक है, वी वेलोसिटी से हिट किया, तो ये बैक साइड जाएगा, वी डैश की स्पीड से जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वी डैश माइनस वी डैश माइनस ये जो है आपका ये वी डैश माइनस वी, ठीक है, क्योंकि ये आ गई इसमें और इसमें, इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में गई तो माइनस में चला जाएगा। समझ आया? तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? एम इंटू वी डैश अपॉन वी के बन जाएगा, यानी कि जो है एम 2v बन जाएगा, 2v। क्लियर? याद रखिए। अगर हम बात करते हैं अब मेटल बॉल की, तो अब हमने क्या किया, जब हम इसको स्टिक किया तो ये क्या हो गया? v स्पीड से जा रहा है, तो ये तो वहीं पे आके गिर जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा p इज इक्वल टू एम इंटू 0 माइनस वी, ठीक है। तो माइनस वी मतलब पॉजिटिव एम वी। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो रबर बॉल होगा वो डबल ऑफ मोमेंटम से जाएगा, किसके डबल ऑफ मोमेंटम से? आपके मेटल बॉल के। तो इसका मतलब द रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम, क्योंकि ये आपका एक तरह से डबल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे डबल हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डबल नहीं हुई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या बनेगा? द चेंज इन मोमेंटम आपका ग्रेटर होगा रबर बॉल का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।